नमस्कार साथियों, जैसा कि मैंने आप सबको पहले भी बताया था कि अब हम इसी चैनल पर आज तक के हिंदी के जितने पेपर हुए हैं, चाहे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, सेट आदि जितने भी पेपर आरबीसी ने करवाए हैं 2011 से लेके 2022 तक जो भी पेपर हुए हैं वो सब पेपर हम यहाँ पर सोल्व करेंगे। और मैंने रणनीति भी बताई थी कि हम किस प्रकार सोल्व करेंगे, तो एक बार आप और सुन लो। पहले तो हम पेपर सोल्व करेंगे जो भी हुए हैं, ठीक है। आसपास की थोड़ी थोड़ी चीज़ें देखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे कि जितने भी पेपर हुए ना, आज तक जितने भी पेपर हुए हैं उनका क्या करेंगे, टॉपिक वाइज क्वेश्चन छांट लेंगे, ठीक है। और साथ साथ में कंटेंट भी मिल जाएगा आपको और साथ में क्वेश्चन भी मिल जाएगा। कहने का मतलब आपकी संपूर्ण तैयारी हो जाएगी। तो हम शुरू कर रहे हैं 2022 में जो व्याख्याता का पेपर हुआ था उससे, ठीक है। मैंने सोचा मान लो यहीं से शुरू करें, क्योंकि 2011 से शुरू करेंगे तो थोड़ा बहुत क्या है वो पैटर्न चेंज है, क्योंकि 11 में थोड़े पेपर इजी आते थे और आज के मुकाबले, ठीक है। तो हम 22 से शुरू कर रहे हैं। इसके बाद धीरे 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 हम सारा पेपर कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद टॉपिक वाइज आपको सारा कंटेंट यहाँ पर करवा दिया जाएगा, ठीक है। ये पेपर आप लोगों ने दिया होगा। पहला क्वेश्चन है, अनेकार्थी अज का अर्थ नहीं है। इसका अज का अर्थ नहीं है पूछ रहा है। तो अज का अर्थ क्या नहीं है, विष्णु भी है, शिव भी है, मेढा भी है, तो क्या नहीं है, घोड़ा नहीं है। तो अज का अर्थ देखो, विष्णु भी होता है, शिव भी होता है, मेढा भी होता है। और अज का अर्थ, एक मिनट है, अज का अर्थ बकरा भी होता है, अज का अर्थ बकरा भी होता है, और अज का अर्थ बर्मा भी होता है, ठीक है। और अज के अर्थ दशरथ के पिता भी, उनको भी अज कहा जाता था, दशरथ के पिता, ठीक है। और कामधेनु, उसे भी अज कहा जाता था, ठीक है। ये आप ध्यान रखें। अज देखो, अज का अर्थ विष्णु, मेढा, शिव, बकरा, ब्रह्मा, दशरथ के पिता और कामधेनु, इन सबको क्या कहा जाता था, अज कहा जाता। अब घोड़ा कहने का अर्थ क्या क्या है, चौपैया है, चौपैया है घोड़ा कहने का अर्थ, ठीक है। बंदूक का खटका, उसे भी क्या कहते हैं, घोड़ा। और शतरंज का एक मोहरा होता है ना, शतरंज का मोहरा, उसे भी क्या कहा जाता था, घोड़ा, ठीक है। इस तरह हम थोड़ा खोल के सारे क्वेश्चन देखेंगे जो एग्जाम में आने लायक होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है। तो राजपत्र में अधिसूचना को प्रकाशित किया जाता है। किसे, अधिसूचना को। परिपत्र क्या होता है, जब कोई कार्यालय ना अपने अधीनस्थ कार्यालय को एक साथ सूचित करता है ना, तब परिपत्र जारी किया है। इसे गस्ती पत्र भी कहा जाता है, इसे सर्कुलर भी कहा जाता है। ध्यान रखना, एक साथ सूचित करने हैं तो, ठीक है। और निविदा क्या होती है, इसमें कोई कार्य वगैरह करवाना होता है ना ऑफिस में, तब ये जारी की जाती है। आपने टेंडर तो सुना होगा ना, टेंडर, उसे ही निविदा कहा जाता है, ठीक है। और ज्ञापन, जब हम सरकारी कार्यालय में कुछ आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र देते हैं तो वो जवाब के रूप में जो दिया जाता है उसे ज्ञापन कहते हैं। वैसे हम बोलचाल की भाषा में ज्ञापन उसे कहते हैं जो हम किसी कार्यालय में देते हैं, लेकिन उसे नहीं, सरकारी जवाब को क्या कहते हैं, ज्ञापन, ठीक है। किस विकल्प में असंगत विलोम है, ठीक है। तो अब देखो आप, शुक्र का दुष्कर एकदम सही है, ग्रस्त का मुक्त एकदम सही है, यथार्थ कल्पित सही है, अमर और अजर ये गलत है। क्योंकि अमर का होता है मर्त्य, क्या होता है, अमर का मर्त्य होता है, ठीक है। और अजर का विलोम होता है जरा, जरा अजर अमर मर्त्य, ठीक है। आगे देखते हैं, ज्ञापन के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन असंगत है यानी गलत है, ठीक है। सरकारी पत्राचार में अपने समकक्ष तथा अधीनस्थ कर्मचारियों को सामान्य संदेश प्रेषण के लिए लिखा गया पत्र ज्ञापन कहलाता है, सही बात है। ज्ञापन अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है, सही बात है। ज्ञापन में ना तो अभिवादन होता है और ना ही अंत में प्रशंसा वाक्य होता है, यह भी सही बात है। ज्ञापन में प्रेषक यानी प्राप्तकर्ता का नाम पता ऊपर दाईं तरफ नहीं बाईं तरफ लिखा जाता है, ठीक है, ये गलत है। चौथा इसमें गलत है। एक चीज ध्यान रखना आप, जो बार बार पूछ जाती है कि ज्ञापन अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है, ठीक है। तो इस एक मैं आपको लाइन बता रहा हूँ, जो आपके जितने भी ज्ञापन है, परिपत्र है ना, उसमें ये पंक्ति आप ध्यान रख लेना, विज्ञप्ति, विज्ञप्ति, परिपत्र, ज्ञापन और अधिसूचना। विज्ञप्ति, परिपत्र, ज्ञापन और अधिसूचना, ये सारे अन्य पुरुष शैली में लिखी जाती है। विज्ञप्ति, परिपत्र, ज्ञापन, अधिसूचना, ये कैसे लिखे जाते हैं, अन्य पुरुष शैली में, उत्तम पुरुष शैली में। इनके अलावा जो बच जाती है वो सारी उत्तम पुरुष शैली में है। कौन सी बच जाती है, जो आपके पाठ्यक्रम में है, वैसे बहुत सारी है, उनसे हमें कोई मतलब नहीं, ठीक है।
आगे देखते हैं, किस विकल्प के सभी शब्द स्वर संधि के हैं। इसमें देखो तदर्थ ये तो नहीं है, स्वर का हुआ नहीं सा, सभी पूछ रहे हैं। ये भी व्यंजन का हो गया, ये भी विसर्ग का हो गया, ये व्यंजन का हो गया, ये स्वर का है, ये सभी पूछ रहा है। ठीक है, ये विसर्ग हो गया, ये स्वर हो गया, इसमें भी नहीं है। ये देखो उत्तम धन अंग, विद्या धन अर्थी, देवी धन इच्छा, ये सारे स्वर संधि के। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नी प्रत्यय रहित शब्द, नी प्रत्यय रहित यानी किस शब्द में नी प्रत्यय नहीं है। चटनी में नहीं है, ठीक है, ओढ़नी में नहीं है, सूंघनी में नहीं है, लेकिन नानी में नहीं है। ठीक है, इसका आंसर ये है। किस विकल्प के दोनों शब्द बहुब्रीहि समास के उदाहरण हैं। ये क्वेश्चन आरपीसी ने डिलीट किया है। ठीक है ना, इस क्वेश्चन को आरपीसी ने डिलीट किया है, लेकिन मेरे हिसाब से इसका आंसर ये सही है। वैसे देखो इसे भी आप सही मान सकते हो। अब इसके हिसाब से इन्होंने क्या होगा, ये जितेंद्र और मुनिवर को लेके वो ये दो ऑप्शन मिल गए होंगे, लेकिन डिलीट कर दिया, तो कोई मतलब नहीं उनके बारे में कुछ बात करने का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प से सभी शब्दों में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। सभी शब्दों में पूछ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ो ना, तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना चाहिए कि ये सभी शब्द का बोल रहा है, एक शब्द का बोल रहा है, किसका बोल रहा है। तो इसमें देखो सभी शब्दों में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। सुक्रम में सु है, संकल्प में सम है, लेकिन इसमें कुछ नहीं है। व्याकुल में वी है, लेकिन विदुर में कोई उपसर्ग नहीं है। ठीक है, अवतरण में औ है, दुर्जन में दुर है, इसमें कोई उपसर्ग नहीं है, लेकिन इनमें सब में उपसर्ग है। देखो परि है, दूर है, अभी है। ठीक है, पर्याप्त, दुर्दिन और अव्याकृत, इनमें सभी शब्दों में उपसर्ग है, इनमें भी उपसर्ग है, लेकिन सभी शब्दों में नहीं है। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन, कोई राजकीय या गैर राजकीय संस्थान अपने निर्देश, योजना, निर्णय आदि को संबंधित व्यक्तियों तथा आम जनता तक पहुंचाने के लिए इनमें से किसका प्रयोग करता है। बताओ, ज्ञापन, विज्ञप्ति, अधिसूचना, कार्यालय पत्र, क्या है इसका आंसर। बताओ थोड़ा याद करो। तो विज्ञप्ति। ठीक है ना, हम बोलते हैं ना भाई इस वैकेंसी की विज्ञप्ति आ गई, क्योंकि उसको विज्ञापित किया जाता है अखबार में, जब आती है ना तभी आम जनता ही है, बेरोजगार है लेकिन है तो जनता ही ना, तो उन तक विज्ञप्ति की तरह कोई सूचना पहुंचती है। ठीक है, राजकीय या गैर राजकीय संस्थान जो भी। ठीक है ना, अपने लिए कोई मान लो कोई रिक्तियाँ निकालते हैं तो विज्ञप्ति के माध्यम से। अगला क्वेश्चन, ये शब्द अनेकार्थी है, ये भी आरपीसी ने डिलीट किया है, लेकिन इसका सही आंसर ये है, और मैंने सुना है आरपीसी ने इसकी वजह से किया क्योंकि भ्रमर के भी अनेकार्थी है और इसके भी अनेकार्थी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन असंगत है। तो इसमें देखो, सरकारी कार्यालय द्वारा सामान आपूर्ति, निर्माण कार्य आदि के लिए कार्य संपन्न करने वाले व्यक्तियों या प्रतिष्ठानों को समाचार पत्रों के माध्यम से जो आमंत्रण प्रकाशित किया जाता है उसे निविदा कहते हैं। सही बात है, सरकारी प्रतिष्ठान ही, देखो ही, ये जहाँ कहीं निपात आ जाए ना उसे समझ लो यही ऑप्शन सही है। सरकारी प्रतिष्ठान ही निविदा जारी कर सकते, नहीं प्राइवेट भी कर सकते हैं, यह संगत है। ठीक है, आगे देखो, निविदा में ही अनुमानित राशि एवं कार्य का विवरण देना आवश्यक होता है। सही बात है, राशि तो बतानी पड़ेगी, ऐसी तो है नहीं भाई ये सीधे कोई बंदा उठ के आ जाए, उसकी हिम्मत ही नहीं है कि भाई ये काम मैं कर दूंगा। तो अनुमानित राशि बताई जाती है, उसके हिसाब से वो जो काम करने वाले आते हैं। ठीक है, निविदा में क्रमांक जारी करने वाले अधिकारी का पद नाम आवश्यक होता है, ये भी सही है। देखो जो विज्ञप्ति, परिपत्र, ज्ञापन, अधिसूचना जो है ना, और ये है और जन संचार के माध्यम है, इनके मेरे पास शानदार नोट्स बनाए हुए हैं, टाइप किए हुए हैं। ये पेपर होने के बाद में शानदार वो बता दूंगा, और मैं गारंटी ले सकता हूँ जो मेरे पास वो मेरा टाइप है वो अपने 10 कोचिंगों के नोट्स देखोगे ना उनमें भी नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने वो छानबीन करके उन्हें टाइप किया है। और मेरी अब एक यही उम्मीद है कि भी ये जो आज तक पेपर हुआ है ना, वैसे मैंने शामिल कर रखा है, लेकिन कुछ भी छूटा हुआ है ना वो भी उस नोट्स में शामिल कर दूँ, क्योंकि लास्ट में मैं ना जब टॉपिक वाइज करेंगे ना तब उसमें नोट्स को साथ में लेते हुए और इन क्वेश्चनों को भी ऐड कर देंगे। ठीक है, उसके हिसाब से करेंगे। एक बार पेपर देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, शुद्ध वाक्य बताइए। ये भी आरपीसी ने शायद डिलीट नहीं किया, डिलीट हो जाएगा ये भी। इसमें आरपीसी ने ये आंसर माना, पता नहीं क्यों माना है, क्योंकि और भी सुरक्षित है। एक ये भी सही, मैंने कई किताबों में देखा है और ये भी देखा है, लेकिन आरपीसी ने भी ये माना है। अब देखो इसका क्या होता है वो बाद की बात है। ठीक है, और जब हम वापस टॉपिक वाइज करेंगे तब इसका बता दिया जाएगा कि आरपीसी ने अब क्या माना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस विकल्प में मूल शब्द एवं प्रत्यय का विभाजन दोषपूर्ण है। ठीक है, आरबीसी ने इसमें यह माना है, क्योंकि मारुत कोई शब्द नहीं होता, मरुत होता है। क्या होता है, मरुत।
तो ये माना, बाकी ये भी गलत है काफी किताब में, क्योंकि पा कोई प्रत्यय नहीं होता, ये भी गलत है, ठीक है ना। ग्रामधन, ग्रामधन इन, ये भी सही है। मनोधन है मानो, ये भी सही है। इस पे भी आपत्तियां लगी है, लेकिन इसकी फाइनल किया आने पे ही पता चलेगा, जो हम टॉपिक वाइज करेंगे ना ये क्वेश्चन सारे, तब वापस में देख लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन 14, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि के उदाहरण है। शायद इसको आरपीसी ने डिलीट नहीं किया मेरे हिसाब से, ठीक है ना। विसर्ग संधि और व्यंजन संधि, कपिधन ईश, इसमें तो होगी कौन सी, स्वर, ऋगधन वेद व्यंजन, ठीक है। स्वर हो गई तो गलत हो गया। माधन ईश, इसमें भी हो गए स्वर, इसमें व्यंजन है, ठीक है। निरोग इसमें होगी व्यंजन, और सन्मार्ग इसमें नहीं, इसमें होगी विसर्ग निरोग में, और सन्मार्ग में व्यंजन। तो ऑप्शन यही सही है। आगे देखो, दुर्गुण और प्रत्येक, इसमें स्वर हो गई। तो ये पूछ रहा है विसर्ग और व्यंजन संधि के उदाहरण, ठीक है। अगला 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए असंगत शब्द का प्रयोग हुआ है। असंगत यानी गलत, ठीक है। सबको एक साथ देखने वाला, समदर्शी, ठीक है। उपकार को मानने वाला, कर्तज्ञ, ये गलत है, क्योंकि उपकार को मानने वाले को कर्तज्ञ नहीं, कर्तज्ञ कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्तज्ञ या कर्तज्ञ, ठीक है। और उपकार को ना मानने वाले को कर्तज्ञ कहते हैं, ठीक है। जो पहले हो चुका उसे भूतपूर्व कहते हैं, जैसे भूतपूर्व सरपंच वगैरह लगाता है ना, वो वैसे। अच्छे आचरण वाला सदाचारी, ठीक है। उपकार को मानने वाला कृतज्ञ होता है, और नहीं मानने वाला कृतज्ञ होता है, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन, अधिसूचना के संबंध में सही कथन है, ठीक है। बाकी सारे गलत हैं, एक सही है। राजपत्रित अधिकारियों, उच्च अधिकारियों की नियुक्ति, प्रतिनियुक्ति, पदोन्नति हेतु अधिसूचना का प्रयोग नहीं होता है। नहीं आ गया तो ये कथन गलत है, ठीक है ना। अगर सही, अगर नहीं होता तो सही होता, ठीक है। अधिसूचना में क्रमांक आवश्यक होता है, सही बात है। ये आंसर इसका यही है, लेकिन ये कथन भी आप देखो, क्योंकि घूम फिर के वापस आ जाते हैं। राजपत्रित अधिकारियों, उच्च अधिकारियों की नियुक्ति, प्रतिनियुक्ति, पदोन्नति हेतु अधिसूचना का प्रयोग होता है, ठीक है। अधिसूचना में क्रमांक आवश्यक होता है, आंसर तो यही है, ठीक है। आगे देखो, सरकारी नियमों, अधिनियमों को प्रकाशित करने के लिए अधिसूचना का प्रयोग होता है, नहीं आ गया तो ये भी गलत हो जाता है, ठीक है। अधिसूचना अन्य पुरुष शैली में लिखना अमान्य है, नहीं मान्य है। विज्ञप्ति, परिपत्र, ज्ञापन, अधिसूचना सारी किस में लिखी जाती है, अन्य पुरुष शैली में। ये पंक्ति याद रखना आप, ठीक है। अब आगे देखो, किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। तो अब इसमें आप देखो, राक्षस, मनुजा, दैत्य, ये सारे पर्यायवाची है। परसुन, कुसुम, पल्लव, ये दोनों तो पर्यायवाची, लेकिन ये पल्लव पत्ते को कहते हैं, किसको, पत्ते को कहते हैं पल्लव। बाकी ये तो आंसर इसका ये है, ठीक है। हम इसको और ज्यादा देख लेते हैं, जैसे राक्षस, मनुजा, दैत्य, इसको असुर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, राक्षस को असुर भी कहते हैं, निशाचर भी कहते हैं। ये आप नोट्स बनाते रहे साथ में, ठीक है। वैसे हम टॉपिक वाइज करेंगे, सिस्टमेटिक ढंग से सारे नोट्स टाइप करके ही करेंगे, ठीक है। अभी एक बार कंटेंट इकट्ठा हो जाए बस। धनुष भी कहते हैं, दानव भी कहते हैं, ठीक है। और क्या कहते हैं, रजनीचर भी कहते हैं, याद करो आप भी। रजनीचर भी राक्षस को कहते हैं, यातुदान भी राक्षस को कहते हैं, सुरारी भी राक्षस को कहते हैं, सुरारी भी किसको, राक्षस को कहते हैं, और देवारी भी राक्षस को कहते हैं। ये सारे राक्षस के पर्यायवाची, असुर है, निशाचर है, धनुज है, दानव है, रजनीचर है, यातुदान है, सुरारी है और देवारी, ये सारे किसके, राक्षस के पर्यायवाची है। अब हम देखते हैं, ये पीयूष, सुधा, अमृत, इसके अलावा इसके कौन कौन से, जैसे सुबह है, सुबह भी अमृत को कहते हैं, ठीक है। सोम भी अमृत को कहते हैं, अमी, अमी ये भी अमृत को कहते हैं। ये आप याद रखें, क्योंकि बार बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मधु भी अमृत को कहते हैं, जीवनोदक भी अमृत को कहते हैं, जीवनोदक भी अमृत को कहते हैं, ठीक है। और अमी, अमी भी अमृत को कहते हैं, और सुरभोग भी किसको कहते हैं, अमृत को कहते हैं। ये देखो आप लिख लेना साथ में, ठीक है ना, क्योंकि ये काम आएंगे। बार बार इसके आसपास की चीजें पूछ जाती है, जहां तक मैंने देखा है, ठीक है। और देवान भी किसे कहते हैं, अमृत को कहते हैं, हो गया ये। अब आगे देखते हैं, गंगा, त्रिपत का अलकनंदा, ये सारे गंगा के पर्याय बचे। इसके अलावा गंगा के कौन कौन से हैं देख लो। मंदाकिनी भी गंगा का पर्याय है, मंदाकिनी है, भागीरथी है, मंदाकिनी, भागीरथी। और क्या कहते हैं गंगा को, सुर सरिता, क्या कहते हैं, सुर सरिता, ये भी गंगा का पर्याय है। देव नदी, ये भी गंगा का पर्याय है। ध्रुव नंदा, ये भी गंगा का पर्याय है।
ध्रुवनंदा, ठीक है। और देवपगा, देवपगा ये भी गंगा का पर्याय है। जाह्नवी, जाह्नवी, ठीक है ना, जाह्नवी ये भी गंगा का पर्याय है। और सुरसरी है, सुरसरी ये भी गंगा का है। अमर तरंगिनी गंगा का है, अमर तरंगिनी ये भी गंगा का है, ठीक है। और नदीश्वरी ये भी गंगा का है, ठीक है। ये आप याद रखें। गंगा का देखो एक बार वापस सुन लो, आप मैं बोल ही देता हूँ। तो गंगा है तिरुपतगा, अलकनंदा, मंदाकिनी, भागीरथी, सुरसरिता, देवनदी, ध्रुवनंदा, देवपगा, जाह्नवी, सुरसरी, अमरतरंगिनी और नदीश्वरी, सारे गंगा के। ये देखो दोस्तों आप ध्यान रखना, क्योंकि जिनमें देरी है वो वही एक क्लास से देखे, क्योंकि आपको इस तरह से मुझे नहीं लगता कोई आपको पूरे पेपर कहीं यूट्यूब पे या किसी कोचिंग क्लास में मिलेंगे, क्योंकि आपको देरी तो रखना पड़ेगा। बाकी मैं आपको बोल रहा हूँ जो यहाँ करवाए जाएंगे उनसे 99% क्वेश्चन आ जाएंगे। अब एग्जाम के बाद मुझे बता देना, ठीक है। 100% का मैं नहीं बोलता, 99%। बाकी देखो सिलेक्शन 70% वाला का हो जाता है, तो फिर क्यों आपको 100% के पीछे भागना है। 99% मैं करवा रहा हूँ यहाँ पर, और अगर आप 70% भी लाते हो या 65 भी लाते हो ना, तो भी आपका सिलेक्शन हो जाता है। और क्या चाहिए आपको बताओ। आगे देखो, इनमें से शुद्ध शब्द, इनमें से शुद्ध शब्द बताइए। देखो निरोग ये तो अशुद्ध है, क्योंकि निरोग ऐसे लिखा जाता है। अम्न ये भी अशुद्ध है, क्योंकि अमन ऐसे लिखा जाता है। पुनरावलोकन ये भी अशुद्ध है, क्योंकि पुनरवलोकन होता है, राव नहीं होता है, पुनरवलोकन ये होता है। तो इसका आंसर कौन सा हो गया, ये शुद्ध शब्द, ठीक है ना। सौहार्द, सौहार्द नहीं होता है, सौहार्द होता है, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन, किस सरकारी पत्र में ऊपरी हिस्से में बाएं शीर्ष पर प्रेषक अधिकारी का नाम पद छपा रहता है, बाएं हिस्से पर, ठीक है, यहाँ पर। इसका अर्थशास्त्र के पत्र में, ठीक है, ध्यान रखना। और परिपत्र को क्या कहते हैं, गस्ती पत्र भी कहते हैं। ये सारे हम अच्छे से करेंगे, चिंता मत करो आप। सही अर्थयुक्त शब्द युग में सही कौन सा इनमें से, ये पूछ रहे हैं, ठीक है। देखो अचल, अचल परुष ये तो गलत हो गया, तरणी ये भी गलत हो गया, ये सही है। देखो करोड़ गोद को कहते हैं, करोड़ 16 लाख को कहते हैं, ठीक है। अब देखो अचल है ना, ये अचल, ये अचल पर्वत का है, ठीक है, अचला पृथ्वी है, ठीक है। और ये तरणी है ना, ये नाव या नौका है, क्या है, नाव या नौका, नाव या नौका है, ठीक है। और ये तरुणी है ना, ये तरुणी, ये युवती को कहते हैं, षोडशी को नहीं, युवती, ठीक है। ये आप साथ में लिखो तो ठीक है, नहीं तो हम वैसे करवा देंगे, हमारे पास सारा टाइप मैटर हो रहा है। ये सूची है ना, इसका मतलब शुद्ध या पवित्र होता है, क्या होता है, शुद्ध या पवित्र, शुद्ध या पवित्र, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है, इंद्राणी का इसको कहते हैं सची, सची यानी इंद्राणी, ठीक है, ध्यान रखना। ये जो काम की चीज़ें हैं वो यहाँ करवा दी जाएगी, एक बार स्पीड से देख लेते हैं, बाद में क्या है सारा का आपको टॉपिक वाइज मिल जाएगा। का बरखा जब कृषि सुखाने, लोकोक्ति का शर्त क्या है, काम बिगड़ने पर सहायता व्यर्थ होती है, ठीक है। 22 नंबर, आग में घी डालना से मुहावरे का अर्थ क्या है, बताओ। हवन करना है क्या, या अपमान करना, नहीं, क्रोध भड़काना, ठीक है। मुहावरे का सही अर्थ है 23, दांत कट्टी रोटी होना, इसका मतलब क्या होता है, यही सही है, दांत काटी रोटी होना यानी पक्की दोस्ती होना, ठीक है, इसका आंसर यही है। गुड़ गोबर करना, इसका मतलब होता है गंदगी फैलाना नहीं, काम बिगाड़ना या नष्ट करना, काम बिगाड़ना या नष्ट करना। आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं लिख लिख के बताऊँ ऐसे ही बोल दूँ, जो बाकी एक्स्ट्रा चीज़ें होती है ना, जो अगर मान लो ऐसे बोलूँगा तो टाइम कम लगेगा, लिखूंगा थोड़ा टाइम लगेगा, आप बता देना, ठीक है। गुड़ गोबर करने का मतलब होता है काम बिगाड़ना या नष्ट करना, ठीक है। और गाल बजाने का मतलब चापलूसी करना नहीं होता, गाल बजाने का मतलब होता है डींगे हाँकना, क्या, डींगे हाँकना, ठीक है। और गड़े मुर्दे उगाड़ना मतलब ऐतिहासिक उत्खनन नहीं, इसका होता है पुरानी बातों को दोहराना, ठीक है। अगला देखो, किस विकल्प के सभी शब्द अनु उपसर्ग से बने हैं, अनु, देखो अनुशासन है, इसमें अन आ गया, अनुर्वर, सभी पूछ रहे हैं, ठीक है, सभी शब्द। अनुकरण, अनुदनकरण, ठीक है। अन, इसमें अन हो गया, अंधन उचित होता है, ठीक है। अनुदन जे, अनुदन ग्रह, ये सही है, ठीक है, सभी अनु से बना है। ये देखो अनुदन रूप, ठीक है, इसमें अन है, अंधन उपयुक्त, देखो अंधन उचित, अंधन उपयुक्त और अंधन उर्वर, क्योंकि इसमें सभी नहीं है, एक एक शब्द तो है लेकिन सभी नहीं है, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम, और आए 1 मिनट दोस्तों। अब देखो कौन से क्वेश्चन था, 25 नंबर क्वेश्चन, कि जब कोई एक पत्र अन्य कर्मचारियों, विभागों या शाखाओं को भेजा जाता है तब उस पत्र को क्या कहते हैं, हमने पहले भी
देखा था परिपत्र, गस्ती पत्र बताया था मैंने, सर्कुलर बताया था, क्योंकि सारे क्वेश्चन देखो घूम फिर के वही आने हैं, और आगे एग्जाम होगा फर्स्ट ग्रेड उसमें भी वही आएंगे, इसलिए इन पेपरों को आप अच्छे से कर लो, टिप्स पे कर लो अपने, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एक ही आदेश से सभी जो अधीनस्थ कर्मचारी होता है ना उनको सूचित किया जाता है परिपत्र से, ठीक है। और अर्थशास्त्र के पत्र क्या होता है, इसमें किसी कार्य को जल्दी संपन्न करवाने के लिए, जो मतलब किसी की पहचान में होता है, जैसे कोई एक एसडीएम है साथ में ट्रेनिंग कर रखी है, आपस में पहचान है, तो वो कॉल से या इस पत्र के माध्यम से वो काम जल्दी से निपटा लेते हैं, उसे अर्थशास्त्र के पत्र कहते हैं, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन क्या है, किस विकल्प में सभी शब्द तत्पुरुष समास से निर्मित है, तत्पुरुष से, ये क्वेश्चन हो गया था, डिलीट हुई हूँ, ठीक है, इसे छोड़ो आप आगे आ जाओ। किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं, सभी शब्द पूछ रहे हैं शुद्ध है, स्वातंत्र्य, हितैषी, ये गलत हो गया, तदुपरांत, निरपराध, ठीक है, उच्छ्वास भी ठीक है, उच्छृंखल, आंसर इसका यही है। आगे और देख लेते हैं, अनुग्रहित, ठीक है, मंत्रिमंडल, ये गलत हो गया, तो छोड़ो इसको भी, ये भी गलत है। पुष्टि है, ये गलत हो गया, अभ्यर्थी होता है, अभ्यर्थी नहीं होता है, इसका मतलब ये सही है। ये गद्यांश, गद्यांश में कोई ऐसी बड़ी बात है नहीं, हम इसका सीधे आंसर देख लेते हैं। चिट्ठी को श्रम, मैंने पढ़ रखा है, कोई चिंता नहीं है। चिट्ठी को श्रम का प्रतीक मानने का कारण है, ये क्वेश्चन आर किसी ने कर दिया डिलीट, पता नहीं इसे क्यों किया। और अगला है, उक्त गद्यांश का सर्वाधिक संगत शीर्षक क्या है, तो इसमें श्रम का महत्व बताया गया है, ठीक है। मनुष्य की लक्ष्य प्राप्ति में सबसे आवश्यक तत्व क्या है, तो श्रम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किशोर छात्रों को अवांछित व्यवहार को संशोधित करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है, छात्रों को दंड देना, नहीं भी दंड दोगे तो कैसे व्यवहार में परिवर्तन करेंगे, आजकल तो छात्र आपको पता ही है, माता पिता को सूचित करना, नहीं नहीं नहीं, छात्रों के अवांछित व्यवहार के कारणों को पता लगाने के लिए इसके उपाय सुझाएं, ये सही है, ठीक है, उन्हें नजरअंदाज कर दिया जाए, ऐसा भी नहीं करना है। मोतीलाल मेनारी के अनुसार विशल देव रासो का रचना काल है, तो 16वीं शताब्दी, ठीक है। मोतीलाल मेनारी 16वीं शताब्दी, 32वां क्वेश्चन, 32 का आधा 16, 16 दूना 32। 33 नंबर क्वेश्चन, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य की आरंभिक सीमा कौन सी मानी है, तो 693 ईस्वी मानी है। एक और ध्यान रखना, एक क्वेश्चन बार बार आता है, और एक क्वेश्चन आता है शुक्ल ने क्या मानी है, तो शुक्ल ने क्या मानी है, 993 ईस्वी, इन्होंने 693 ईस्वी, 300 साल बाद मानी है शुक्ल ने 993 ईस्वी। इंपॉर्टेंट है ये दोनों, ध्यान रखना, बार बार आते हैं। आगे देखो, बड़े बड़े नैनन सो आंसू भरी भरी डरी, गोरो गोरो मुख आज औरों सो बिलो न जात, ये पंक्ति किसकी है, ये पंक्ति देव की है, ठीक है। और मतीराम की ये पंक्ति है, कुंदन को रंग फीको लागे, ठीक है, ये ध्यान रखना, बार बार पूछी जाती है, कुंदन को रंग फीको लागे, ठीक है, ये इतनी याद रखना, आपकी काम हो जाएगा, ठीक है। और बिहारी की वो है ना, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास ही काल, ऐसी कुछ करके मिर्जा राजा जय सिंह को कुछ ऐसी कही थी बिहारी ने, ठीक है। और जीके वाले भी ध्यान रखना, ये बिहारी है ना मिर्जा राजा जय सिंह के दरबार में था, ना कि सवाई जय सिंह के, किसके था, मिर्जा राजा जय सिंह के, ठीक है, बिहारी मिराज गाता था, ऐसे ध्यान रखना, मिर्जा राजा जय सिंह, ठीक है। और पद्माकर की भी एक इम्पोर्टेंट पंक्ति ध्यान रखना, वो फागु की वीर अभिरन की, ऐसे करके है, ठीक है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। मतीराम को कुंदन का रंग फीको लगे, बिहारी की नहीं विकास है ना, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास ही काल, ठीक है। और देव की तो यही है ना, गोरो गोरो मुख वाला देव है, ठीक है, देव गोरो गोरो मुख वाला। और निम्न 35वां क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा सिस्टम प्रणाली का समष्टिज है, तो इसमें देखो आधा भी है, इनपुट पदा पर्यावरणीय संदर्भ प्रक्रिया, ये सारे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन 50 बार आ चुका है, फिर भी लोगों ने आपत्ति लगाई, पता नहीं क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने जहाँ तक देखा है, मेरे पास क्या है, 2011 से लेकर आज तक है ना, जितने पेपर मैंने फर्स्ट ग्रेड के वो सारे पीडीएफ में पढ़े हैं, सारे पेपर एक पीडीएफ बना रखी है सारे पेपरों की, तो ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, वैसे ही मैं यहाँ पे कराऊंगा, आप चिंता ना करें, ठीक है। 36वां क्वेश्चन, शिक्षक स्कूल में छात्रों के लिए एक आदर्श मॉडल है, कक्षा में शिक्षक जो कहता है या करता है छात्र उसका अनुकरण करते हैं, अवलोकनात्मक अधिगम प्रक्रिया के अनुसार इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, आरपीसी ने इसको अवधान माना, लेकिन मेरे हिसाब से इसका आंसर प्रतिधारण है, इसमें ऑब्जेक्शन लगे हैं, देखो अब क्या होता है, ठीक है ना। देखो इसमें क्या लिखा है, शिक्षक स्कूल में छात्रों के लिए एक आदर्श मॉडल है, ठीक है, यहाँ तक तो कोई बात नहीं, कक्षा में शिक्षक जो कहता है, ठीक है, या करता है, छात्र उसका क्या करते हैं, अनुकरण करते हैं, भाई अनुकरण करते हैं तभी तो उसको धारण कर रहे हैं ना, भाई जो शिक्षक जो कर रहे हैं, अवदान तो मतलब होता है देखना, भाई ऐसे देख रहे हैं, ठीक है, एकदम एकाग्रचित हो गए, लेकिन वो धारण कर रहे हैं मेरे हिसाब से, ठीक, बाकी देखो आरपीसी क्या मानती है फाइनल गेम पता चल ही जाएगा, वैसे मेरे हिसाब से प्रतिधारण मानना चाहिए या फिर डिलीट करेगी। 37वां क्वेश्चन,
मन के चंचल विकारों को क्या कहते हैं? मन के चंचल विकारों को संचारी भाव कहते हैं। चंचल विकार ये आते जाते रहते हैं, ठीक है। स्थायी भाव ये मन में स्थायी रहते हैं, ठीक है। और विभाव का मतलब होता है कारण। क्या होता है विभाव का मतलब? कारण। ये देखो जो चीजें मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ ना, आप इन्हें गौर फरमाइए, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आना है घूम फिर के, ठीक है। विभाव का कारण और अनुभाव कार्य, ठीक है। देखो छोटी छोटी चीजें आपको यहाँ बताई जाएगी और वो इंपॉर्टेंट है, एगो अकॉर्डिंग टू एग्जाम ही बताया जाएगा। बाकी आपको देखो ज्यादा ज्ञानी नहीं बनना है, वैसे हम बनाना भी नहीं चाहते, क्योंकि जिससे आपका काम हो जाए, फर्स्ट ग्रेड बन जाओ, सफिशियंट है, ठीक है ना। और ये पेपर देखो फर्स्ट ग्रेड वाले, सेकंड ग्रेड वाले, नेट वाले, सेट वाले, असिस्टेंट प्रोफेसर वाले सारे देख सकते हैं, सबके लिए समान रूप से उपयोगी है। अगर देखो संस्कृत साहित्य में शीर्ष के फूल को क्या माना गया है? कोमल माना गया है, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखो 39 नंबर। नीचे कुछ मनोवैज्ञानिकों और उनके द्वारा जिन पशु पक्षी जानवरों पर प्रयोग किए गए के साथ युग्म दिया गया है, कौन सा सम्मिलित नहीं है? थॉर्नडाइक ने बिल्ली पे किया था, पता है सबको। पावलोव ने कुत्ते पे किया था, स्किनर ने चूहे पे किया था, सबको पता है। लेकिन कोहलर ने चिंपैंजी सुल्तान पर किया था। किस पर? सुल्तान पर किया था कोहलर ने। कबूतर पर किसने किया था? तो फिर स्किनर ने किया था कबूतर पे। किसने? स्किनर पे। आप ध्यान रख लेना, मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि देखो थोड़ा लिखने में भी दिक्कत भी होती है और टाइम भी ज़्यादा लगता है, तो मैं बोल रहा हूँ, आप ध्यान से इन्हें सुन ले। वैसे जब नोट्स डाल रहे टॉपिक वाइज करेंगे ना, तब हम एकदम शानदार आपको बता देंगे, ठीक है। आगे देखो 40 नंबर। राजस्थान का सर्वप्रथम समाचार पत्र कौन सा माना जाता है? पहला तो इसका है मजहरुल सरूर। इसमें भी लोगों ने आपत्ति लगाई, पता नहीं अब क्या करें, लगा देते हैं भाई, पहले से पढ़ लेते तो आपत्ति लगानी नहीं पड़ती। आगे देखो पानी गए ना उबरे मोती मानो चून, किस छंद की पंक्ति है? ये तो सबको बताइए, दोहा। रोला में क्या होता है? 11 13, मतलब यति तो कोई जरूर नहीं, वैसे कुल मात्रा रोला में 24 होती है, ठीक है ना। और चौपाई में 16 होती है, ध्यान रखना। अभी एक क्वेश्चन संस्कृत विभाग पूछा था कि कुल कितनी होती है? 24 होती है रोला में, ठीक है। दोहा में 13 11 होता है, ठीक है। और गीतिका में 14 12 पे यति होती है और कुल 26 होती है। और हरि गीतिका में 16 12 पे यति होती है और कुल 28 होती है, ध्यान रखना। अब अगला क्वेश्चन, सही क्रम। वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, यही सही क्रम है, ठीक है। अब आपको एक काम करना है, इसका मुझे कालक्रम आपको कमेंट करके बताना है। देखते हैं आपको भी कुछ कितना आता है, कुछ के बहुत ज़्यादा था, आपको मुझे पता है। आपको कमेंट करके एक बताना, वैदिक संस्कृत का समय क्या था, लौकिक का क्या था, पाली का क्या था, प्राकृत का क्या था। पहला वीडियो दोस्तों थोड़ा एडजस्ट करें, क्योंकि देखो आवाज़ में भी दिक्कत है, क्योंकि मैं लाइब्रेरी में बैठ के बना रहा हूँ ये वीडियो, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निर्मित रचनावाद उपगम के अनुसार निम्न में से कौन सी अधिगम की दशा नहीं है? मतलब निर्मितवाद के अनुसार पूछ रहा है। जटिल अधिगम वातावरण, बताओ, है ना। ये तो सामाजिक पारस्परिक सहमति भी है, बहुपरिपक्षीय भी है, अध्यापक द्वारा नहीं, छात्रों का स्वामित्व होता है, अध्यापक का नहीं, इसलिए ये गलत हो गया। अगला क्वेश्चन, चौथे शतक के एकमात्र कवि जिनका संबंध राजस्थान से रहा था, बताओ। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कौन है? नंद किशोर आचार्य। कौन? नंद किशोर आचार्य। इनका संबंध राजस्थान से था। देखो आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, अष्टचाप का किस कवि का संबंध राजस्थान से था? ये आंसर आपको बताना है। वैसे ये क्वेश्चन इसमें आ रखा है, मैं आगे आपको बताऊंगा, लेकिन आप सोचो, कमेंट करो, अष्टचाप के किस कवि का संबंध राजस्थान से रहा है? ठीक, इन्होंने चौथे सप्तक से पूछा, मैं अष्टचाप से पूछ रहा हूँ, ठीक है। अब देखो देखो विजेंद्र इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, क्योंकि देखो विजेंद्र की दो रचनाएं, यह तो नाम दे रखा है, लेकिन विजेंद्र की रचना और ऑप्शन विजेंद्र है, ये भी है। इनकी रचनाएं भी मैंने नोट्स में ऐड की है, हम बताएंगे इसके बारे में, क्योंकि जो पेपर में क्यों कवि दे रखे हैं ना, उनके बारे में विशेष हमें गौर करना होगा, लिख रखे हैं, ठीक है। अभी आप इनकी ध्यान रखना, एक तो त्रास, त्रास किसकी है? विजेंद्र की, त्रास, ठीक है। और टी पार्टी की शाम, क्या? टी पार्टी की शाम। एक बार और सुन लो, जिनको जल्दी है वो ये वीडियो नहीं देखें, ठीक है, क्योंकि सिलेक्शन लेना है तो धैर्य तो रखना पड़ेगा। मैंने पहले ही बोला ना कि 90% बच्चे इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि उनमें धैर्य नहीं होता। त्रास और टी पार्टी की शाम, ठीक है, ये विजेंद्र की रचनाएं हैं। और ये मर्दुल है ना, इनकी भी रचनाएं आप एक दो देख लो, वैसे मैंने नोट्स में बहुत सारी ऐड कर रखी है जो काम काम की है। पहले इनकी है खुली आंखों का सपना, क्या है? खुली आंखों का सपना। ये काम की चीजें आपको मेरे हिसाब से किसी की नोट्स में नहीं मिलेगी। खुली आंखों का सपना किसकी है? मरुदर मर्दुल की, ठीक है। और शब्दों का घूंघट, ये भी किसकी है? शब्दों का घूंघट, ये भी मरुदर की है, ठीक है। शब्दों का घूंघट, जो नई चीज वो मैं लिख के बताऊंगा, ठीक है। और एक आहट, ठीक है। खुली आंखों का सपना, शब्दों का घूंघट और आहट किसकी है? मर्दुल की। कौन? मरुदर मर्दुल की रचना है। और विजेंद्र की कौन सी है?
त्रास और टी पार्टी के साथ। ये मदन डागा, इसकी भी एक रचना आप इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, सावचेत रहना है। क्या? सावचेत रहना है, इसकी रचना है। राजस्थानी कवि है ये सारे, ठीक है ना। इनसे क्वेश्चन आते हैं, इस बार रेट में भी इन्होंने खूब पूछे हैं, तो ध्यान रखना आपको। मतलब हिंदी साहित्य में अच्छे से पढ़ लेना है तो कोई दिक्कत ना हो। सावचेत रहना किसकी है? मदन डागा की, ठीक है। और ये नंद किशोर आचार्य थे ना ये अपने बीकानेर के थे। कहाँ के थे? बीकानेर के थे। इनको है ना 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। क्या मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार। साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर? छीलते हुए अपने को। किस पर? छीलते हुए अपने को, अपने पर। छीलते हुए, छीलते हुए अपने, अपने को, इस पे इन्हें मिला है साहित्य अकादमी। ये भी ध्यान रखना। देखो काम की चीजें हैं जो बार बार पूछी जाती है और एग्जाम में आएगी श्योर। आप थोड़ा सुन ले ध्यान से, क्योंकि सारी चीजें यहाँ लिखनी पॉसिबल नहीं होती है, ठीक है। और चौथा सप्तक का पूछ रहा है, एक मत कवि राजस्थान। चौथे सप्तक में कवि कौन कौन से आप वो देखो, सुन लो या लिख दो। चलो मैं सुना देता हूँ। एक तो अवधेश कुमार, ठीक है। राम कुमार कुंभज है, स्वदेश भारती है, ये टिप्स पे होना चाहिए आपके। नंद किशोर आचार्य है, ये जो राजस्थान के अपने, और सुमन राजे हैं, श्री राम वर्मा है, और राजेंद्र किशोर है। मैंने ट्रिक बना रखी है, अगर आपको याद रहे तो। औराज सौनंद सुमन श्री राजेंद्र, औराज सौनंद सुमन श्री राजेंद्र, ये चौथे सप्तक की ट्रिक है, ठीक है। मेरे हिसाब से आपको अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि देखो ये तो कम खोल रखा मैंने। जब इनके ना वो टॉपिक वाइज देखेंगे ना, बहुत ज्यादा खोल के बताऊंगा। इन्हीं की आसपास की चीजें मैंने ली है अपने नोट्स में, जो आपको अच्छी से अच्छी आप कोचिंग में चले जाना, भले ही कितनी फीस दे देना, 1 लाख दे देना, आपको ऐसा कंटेंट नहीं मिलेगा। जहाँ तक मैंने अनुभव किया है, वो सारा कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध करवाया जाएगा, ठीक है। धीरे धीरे देखो सब सुधार कर दिया जाएगा, क्योंकि ये पहला वीडियो है, आपको बताइए पहली बार में समस्या आती है। अगला क्वेश्चन देखो आप 50 क्वेश्चन करेंगे हम, ज्यादा नहीं करेंगे, चिंता मत करो आप, ठीक है। संवेगात्मक बुद्धि का प्रमुख तत्व है, तो संवेगात्मक बुद्धि का, बुद्धि लब्धि तो है नहीं, प्रमुख में, प्रमुख पूछ रहा है, ठीक है। वैसे तो है, प्रमुख नहीं है। संवेगात्मक सजगता है, संवेगात्मक नियंत्रण है, अभिक्षमता ये नहीं है। बी और सी ये सही इसमें, ठीक है। जन संचार का माध्यम है, आकाशवाणी भी है, दूरदर्शन है, इंटरनेट है, उपयोग सभी, सारे जन संचार के माध्यम है, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन, शक्ति निपुणता लोक शास्त्र काव्य काव्यावेक्षणात् काव्यज्ञ शिक्षा अभ्यास इति हेतुस्त दुद्भवे। हमें तो आपको यही याद रखना, ज्यादा नहीं। शक्ति निपुणता लोक शास्त्र, ये पंक्ति मम्मट की है। किसकी है? मम्मट की। तो ध्यान रख लेना, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये क्या है? काव्य हेतु है पहले चीज तो। वो वमन, वमन की एक पंक्ति ध्यान रखना, रीति आत्मा कावश्य। किसने बताई? इसने, वामन ने। रीति आत्मा कावश्य, कावश्य। और वामन पहले विद्वान थे जिन्होंने काव्य हेतु के लिए काव्यांग शब्द का प्रयोग किया था। किसका? काव्यांग शब्द का। काव्य हेतु के लिए काव्यांग शब्द का प्रयोग किसने किया था? वामन ने किया था। ध्यान रखना आप, ठीक है। और वामन की एक पंक्ति आपको ध्यान रखना, लोक विद्या, लोक, एक मिनट रुको, वामन की पंक्ति तो इंपॉर्टेंट वही बता रहा हूँ, बाकी मैं कचरा नहीं बताऊंगा आपको। लोक विद्या, लोक विद्या प्रकीर्णशीय, लोक विद्या प्रकीर्णशीय काव्यांगनी, ये वामन की है, ठीक है। जो बार बार पूछी जाती है और पूछी जा सकती है वही बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। इतनी तो आप याद रख ही लोगे। लोक विद्या, लोक विद्या प्रकीर्णशीय काव्यांगनी, ये वामन की है, ठीक है। अब रुद्रट, रुद्रट ने हेतु के बारे में क्या कहा था? रुद्रट ने मतलब 3 तरह के हेतु बताए थे, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। प्रतिभा को 2 भागों में बांटा था रुद्रट ने, एक तो सेजा और उत्पाद्या। ये क्या है? जब हम विस्तृत देखेंगे वहां बताएंगे, ठीक है। और रुद्रट ने प्रतिभा को क्या कहा था? शक्ति कहा था। क्या कहा था? शक्ति कहा था, ठीक है। हम विस्तृत देखेंगे, आप चिंता ना करें, ये थोड़ा टाइम लगेगा। मैंने बोला ना, जिसके पास धैर्य हो वही देखे, बाकी नहीं देखे, कोई जरूरी नहीं है अपने, ठीक है। और हेमचंद्र ने केवल प्रतिभा को ही काव्य हेतु माना, केवल प्रतिभा को ही काव्य हेतु माना। किसने? हेमचंद्र ने, ठीक है। जैसे देखो वामन ने काव्य हेतु के लिए काव्यांग शब्द दिया था ना, वामन ने काव्यांग। वैसे ही ना राजशेखर ने काव्य को सप्तांग कहा था। क्या कहा था? सप्तांग कहा था। किसने कहा था? राजशेखर ने काव्य को सप्तांग कहा था। ये सारे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और एक और ध्यान रख लो, लगे हाथ। काव्य हेतु क्या है? काव्य का सृजनात्मक पक्ष है। हेतु क्या है? काव्य का सृजनात्मक पक्ष ही काव्य हेतु है। काव्य का क्या है? सृजनात्मक पक्ष। काव्य का सृजनात्मक पक्ष ही काव्य हेतु है। क्या है? सृजनात्मक पक्ष ही
काव्य हेतु यानी कविता कैसे लिखी जाती है वही काव्य हेतु, आप ध्यान रख लेना, ठीक है। और प्रतिभा को है ना अभिनव गुप्त है ना, उन्होंने कहा था अपूर्व निर्माण समा प्रज्ञा। अभिनव गुप्त ने क्या कहा था? अपूर्व निर्माण समा प्रज्ञा। आप सुन ले सारी चीजें, यानी लिखेंगे क्योंकि बाद में वैसे ही बताएंगे। और आनंदवर्धन ने क्या कहा था प्रतिभा को? नूतन निर्माण समा प्रज्ञा। अपूर्व है अभिनव, अभिनव अपूर्व निर्माण समा प्रज्ञा, अपूर्व है, ध्यान रख लेना। आनंदवर्धन नूतन है, ठीक है, नूतन निर्माण समा प्रज्ञा, इसे ध्यान रख लेना। अगला क्वेश्चन, ये ना पाश्चात्य वगैरह मैंने बहुत प्यारे बना रखे, आप चिंता मत करो, मैं सारे बताऊंगा आपको। अनुकरण सिद्धांत के संबंध में उपयुक्त कथन, कला प्रकृति का अनुकरण नहीं है भाई, क्यों नहीं है? पुनः प्रस्तुतिकरण अनुकरण है, सही बात है, ठीक है। बाकी ये गलत है क्योंकि ये दोनों का अलग अलग है, समान नहीं है, ठीक है। माधव के ब्याह को कितने साल हुए थे? कितना? 1 साल, 2 साल, 3 साल या 6 साल? 1 साल, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन आज का, स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के अनुरूप निम्नांकित में से कौन सा सही नहीं है? ये विद्यार्थियों को उनकी गति से सीखने पर बल देता है, सही बात है, देता है। क्या पढ़ाया जाना चाहिए, इसकी स्पष्टता पर बल देता है, सही बात है। इनका मत है कि आधारभूत बातों को आरंभ में ही सिखाया जाना चाहिए, सही बात है। इनके अनुसार विद्यार्थियों को अंतर्दृष्टि अधिगम महत्व छोड़ देना चाहिए, नहीं 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 नहीं, छोड़ना नहीं चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, ये गलत है, ठीक है। ये क्वेश्चन और देख लेते हैं, इक्यावन का आंकड़ा अच्छा होता है, फर्स्ट दिन इक्यावन क्वेश्चन करेंगे हम। देवनागरी वर्णमाला की विशेषता नहीं है, वर्णमाला का वर्गीकरण है विशेषता। लिपि चिन्हों के नाम ध्वनि के अनुरूप है, ठीक है। एक ध्वनि के लिए एकाधिक लिपि चिन्ह, नहीं नहीं, एक ही है, एक ध्वनि के लिए अलग अलग नहीं है। लिपि चिन्हों की पर्याप्तता ये भी सही है, लेकिन ये गलत है, ठीक है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए, ये पहला अपना वीडियो है और आगे से हम पूरी कोशिश करेंगे जब भी टाइम मिलेगा ना। बाकी एक बात फिक्स है, एग्जाम से पहले पहले आपको सारा कंटेंट करवा दिया जाएगा, वो भी 10 कोचिंगों से अच्छा मैटर, वो भी कम मैटर, ज़्यादा से ज़्यादा 100-150 पेज में आपको पूरा का पूरा कंटेंट अवेलेबल करवा दिया जाएगा, ठीक है ना। और विद गारंटी के साथ, बाकी कोचिंग वाले कोई गारंटी नहीं लेगा, 1 लाख फीस दोगे तो भी, ठीक है। जितना भी वक्त मिलेगा हम कोशिश करेंगे, और पढ़ने वाले अपने दोस्तों को जरूर बताएं क्योंकि किसी गरीब का भला हो जाए। वैसे वो कोचिंग संस्थानों में फीस देंगे 10-10 हज़ार रुपये, 20-20 हज़ार, वैसे मैंने सुना है आजकल 15,000 नीचे, 15,000 से नीचे कोई पढ़ता ही नहीं है। हम आपको जीके और हिंदी दोनों यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे फर्स्ट ग्रेड के लिए, ठीक है, अगर आपका ऐसे ही मतलब अच्छा रिव्यू मिला तो, ठीक है। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।